चलो आज हम देखेंगे इलेक्ट्रीशियन टेट थ्योरी सेकंड ईयर का मॉडल नंबर 2 डीसी मोटर के क्वेश्चन। तो इससे पहले हमने मॉडल नंबर 1 डीसी जनरेटर कंप्लीट कर चुके हैं और उसके 5 पार्ट हमने किए और हर पार्ट में 10-10 क्वेश्चन हमने एक्सप्लेन किए कि उसका आंसर किस तरीके से अपनों को समझना है और समझ के उसको याद करना है। तो इसके अंदर हम दूसरे मॉडल में डीसी मोटर का पार्ट 1 देखेंगे। तो हम इस पार्ट के अंदर एनसीवीटी इलेक्ट्रीशियन टेट थ्योरी इंपॉर्टेंट न्यू क्वेश्चन जो 1 से 10 है वो हल करेंगे। इसी तरीके से हम हर पार्ट में 10-10 क्वेश्चन हल करेंगे ताकि आपको उसकी प्रैक्टिस करने को टाइम भी मिले और आप उसको समझकर याद भी कर सको। तो यही क्वेश्चन आने वाले हैं अभी के सीबीटी एग्जाम में और ये एज पर अपडेटेड है 2025 के हिसाब से। और यही क्वेश्चन आपको आईटीआई पास होने के बाद अप्रेंटिसशिप में भी देखने को मिलेंगे। तो इन क्वेश्चन को हम समझकर याद करने की कोशिश करेंगे क्योंकि अगर सब क्वेश्चन समझ जाता है तो ये हमको आसानी से एग्जाम में भी याद रहता है। तो इसी तरीके से हम ये पूरी सीरीज को कंप्लीट करेंगे। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द इसको सब्सक्राइब करें। चलिए क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज द नेम ऑफ डीसी मोटर। इस डीसी मोटर का नाम क्या है। बहुत ही आसान सवाल है और इसके अंदर आपके 2 मार्क यहाँ पर बहुत ही अच्छे से कंफर्म हो जाएंगे। तो डीसी मोटर के अंदर हम कैसे पता करते हैं कि जो उसकी शंट फील्ड वाइंडिंग होती है वो उससे किस तरीके से जुड़ी हुई, बरोबर। तो यहाँ पर ये जो शंट फील्ड वाइंडिंग है ये आर्मेचर की जुड़ी है पैरेलल में, मतलब समानांतर में। तो इसको हम कैसे पता कर सकते हैं। देखो अगर सीरीज में होती तो कैसी होती कि इसका जो शुरुआती सिरा है फील्ड का वो प्लस के साथ है, बरोबर, और अंतिम सिरा इसके शुरुआती के साथ और इसका अंतिम सिरा सप्लाई के साथ। तो इस तरीके से करंट का मार्ग एक ही होता है, तो ये सीरीज में हो गया, बरोबर। इस तरीके से तो ये नहीं है। अब इसके अंदर क्या होता है पैरेलल में कि दोनों के शुरुआती सिरे एक जगह पर और दोनों के अंतिम सिरे एक जगह पर, तो ये होता है पैरेलल कनेक्शन, इसको ही नाम दिया जाता है शंट। तो ये जो हमारी शंट फील्ड वाइंडिंग है इसमें भी दोनों सिरे एक जगह पर जुड़े हुए हैं, दोनों के शुरुआती सिरे और दोनों के ही अंतिम सिरे एक जगह पर जुड़े हैं, तो इसको हम बोलते हैं पैरेलल कनेक्शन। तो इस तरीके से फील्ड वाइंडिंग इसके साथ पैरेलल में जुड़ी है जिसको हम शंट बोलते हैं। तो उसी तरीके से इसका फिर नाम क्या पड़ेगा, ऑप्शन बी डीसी शंट मोटर, ये इसका राइट आंसर रहेगा। अब इसके साथ हमारे पास 2 और टाइप है यहाँ पर। अब इसमें दोनों वाइंडिंग होती है, सीरीज वाइंडिंग भी होती है और शंट फील्ड वाइंडिंग भी होती है, इसलिए इसको बोलते हैं कंपाउंड जनरेटर, बरोबर। अब कंपाउंड जनरेटर के भी 2 टाइप पड़ते हैं। अगर शंट फील्ड वाइंडिंग केवल आर्मेचर के पैरेलल में है तो ये शॉर्ट शंट कंपाउंड जनरेटर कहलाएगा, और अगर शंट फील्ड वाइंडिंग दोनों के ही पैरेलल में है तो इसको हम लॉन्ग शंट कंपाउंड जनरेटर कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज द नेम ऑफ द टेस्ट। मतलब इस टेस्ट का नाम क्या है ये पूछा है। तो बहुत ही आसान सवाल है। यहाँ पर हमारे पास जो एक्सटर्नल ग्रोलर होता है आर्मेचर टेस्ट करने का, इसके ऊपर क्या करते हैं आर्मेचर को प्लेस कर देते, बरोबर। तो उसके अंदर एक ये ट्रांसफार्मर की तरह कार्य करता है, ये प्राइमरी और आर्मेचर सेकेंडरी। तो सेकेंडरी के अंदर भी वोल्टेज उत्पन्न हो जाते हैं। तो अब हम उसके द्वारा बहुत सारे टेस्ट करते हैं। इसका हमने प्रैक्टिकल भी किया है। अगर आपको इस तरीके से पूरे टेस्ट देखना है तो आप वो वीडियो भी जरूर देखें। तो यहाँ पर देखो ये जो मिली वोल्ट मीटर होता है, यहाँ पर एक वोल्ट मीटर होता है। तो इसके दोनों पॉइंटर लेकर हम क्या करते हैं, अभी उसके ही दोनों पॉइंट देखो यहाँ पर क्या किया हुआ है कि एक जो है वो कम्यूटेटर के सेगमेंट पे लगाया हुआ है इस तरीके से। ये कम्यूटेटर के सेगमेंट पे आ रहा है और एक आ रहा है शाफ्ट पे। यहाँ पर ये देखो ये एक आया अपना कम्यूटेटर सेगमेंट पे और ये एक आया शाफ्ट पे। मतलब ये जो हम एक टेस्ट करते हैं बॉडी शॉर्ट, कहीं कोई भी वाइंडिंगों के टर्मिनल कम्यूटेटर सेगमेंट पे आते हैं तो अगर कोई भी वाइंडिंग शाफ्ट से टच हुई हो तो उसके अंदर करंट प्रवाहित होने की संभावना बहुत ही अधिक होती है, जिसके कारण आप लोगों को शॉर्ट लग सकता है। तो हम इसको बॉडी शॉर्ट भी बोलते हैं और उसी को हम बोलते हैं ग्राउंड फॉल्ट, बरोबर। तो कोई भी कॉइल इस तरीके से सब पॉइंट पे रखकर अपनों को चेक करना है कि कौन सा भी एक पॉइंट अगर इससे कनेक्ट है तो मिली वोल्ट मीटर में अपनों को एक रिफ्लेक्शन दिखाई देगा। इसका मतलब क्या है कि वो ग्राउंड फॉल्ट वहां पर हो गया है। इसको हम ग्राउंड फॉल्ट भी बोल सकते हैं, बॉडी शॉर्ट भी बोल सकते हैं और अर्थ फॉल्ट भी बोल सकते हैं। तो शाफ्ट से और कम्यूटेटर के सेगमेंट से जो चेक किया जाता है वो क्या चेक किया जाता है, टेस्ट फॉर ग्राउंडेड कॉइल। तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर रहेगा। चलो अभी तीसरा क्वेश्चन है, विच वाइंडिंग फॉल्ट इज डिटरमाइंड बाय द टेस्ट। मतलब कौन सा वाइंडिंग का दोष इस परीक्षण द्वारा ज्ञात किया जा रहा है। देखो ये टेस्ट भी उसी की तरह से है, लेकिन यहाँ पर ये जो कम्यूटेटर के सेगमेंट है इसके ऊपर दोनों प्रॉब लगे हुए है ना, ये पहला भी और ये दूसरा भी। तो इसके अंदर क्या होता है, जैसे हम आर्मेचर को 230 वोल्टेज देते हैं तो ये कोर जो होती है इसकी, ये कोर के अंदर एक वोल्टेज उत्पन्न हो जाता है, उसके कोर के अंदर एक मैग्नेट उत्पन्न हो जाता है और उस मैग्नेट के द्वारा इसके अंदर भी वोल्टेज उत्पन्न हो जाते हैं इस कॉइल के अंदर, बरोबर। और ये कॉइल कहाँ पर जुड़ी होती है, ये जुड़ी होती है सेगमेंट के ऊपर। ये जो कम्यूटेटर के सेगमेंट होते हैं ना, यहाँ पर ये कॉइल जुड़ी होती है। तो इसके द्वारा क्या किया जाता है कि हर सेगमेंट के ऊपर ये पॉइंटर लगाए जाते हैं और इनके अंदर अपनों को कुछ ना कुछ मात्रा में वोल्टेज मिलना चाहिए, तो पॉइंटर डिफ्लेक्ट होगा। अब यहाँ पर मैंने इसमें चेक किया, अब मैं बाजू वाले से करूंगा, फिर उसके बाजू वाले से करूंगा, इस तरीके से मैं उसको चेक करते जाऊंगा। लेकिन अगर किसी भी कॉइल में मुझे अगर डिफ्लेक्शन नहीं मिलता है, वोल्टेज की कोई रीडिंग नहीं मिलती है, इसका मतलब क्या है कि वो कॉइल बीच में से
कट हो गई है, वो ओपन हो गई है ना। तो यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन नंबर बी है, ओपन कॉइल फॉल्ट, यहाँ पर टेस्ट किया जा रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज द टर्म नेम दैट द एंड लीड कॉइल ऑफ 1 इज कनेक्टेड टू द बिगिनिंग लीड ऑफ द एडजस्ट कॉइल 2 थ्रू कम्यूटेटर। बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये भी। अभी यहाँ पर इनका कहने का मतलब क्या है कि एक जो कॉइल है उसका जो इस कॉइल का जो अंतिम सिरा है वो जुड़ा हुआ है कम्यूटेटर के उसके एडजस्ट सेगमेंट से, है ना। एडजेसेंट बोलते हैं उसको, मतलब जो उसके बाजू में होगा, बरोबर। ऐसा नहीं कि 2 छोड़ के या 3 छोड़ के, तो ये जो उसके एडजेसेंट सेगमेंट है कम्यूटेटर का उसके साथ जुड़ा हुआ है, बरोबर। देखो इस तरीके से यहाँ से ये शुरुआत हुआ, बरोबर, और ये यहाँ पर जुड़ा दूसरी कॉइल के शुरुआती सिरे के साथ, बरोबर, और उसी की मदद से कहाँ पर जुड़ा है, उसके बाजू वाले सेगमेंट पे। ये जो सेगमेंट होता है ना, ये पहला, ये दूसरा, ये इसके एडजेसेंट सेगमेंट होते हैं, और ये तीसरा, तो ये पहला और दूसरा। तो यहाँ से पहली कॉइल जाके कहाँ पर जुड़ी है, दूसरे के साथ, और दूसरी का ही शुरुआती सिरा भी रहेगा इस तरीके से तीसरे के साथ। तो ये इस तरीके से जुड़ा हुआ है। तो इस वाइंडिंग को हम क्या बोलेंगे, वो पूछा गया है, इस टर्म को या फिर इस वाइंडिंग को क्या बोलेंगे। तो हम इसको बोलेंगे ऑप्शन नंबर बी, सिंप्लेक्स लैप वाइंडिंग। सिंप्लेक्स लैप वाइंडिंग में क्या होता है कि एक ही टर्न लगता है, वो सीधे बाजू से जुड़ जाता है, बरोबर। और अगर डुप्लेक्स होता तो क्या होता, ये एक छोड़ के दूसरे से जुड़ता यहाँ से, और 2 कॉइल होते और दूसरी कॉइल कहाँ पे जुड़ती, यहाँ पर, एक छोड़ के, तो ये हो गया डुप्लेक्स। और अगर 2 छोड़ के तीसरे पे जुड़ता तो वो जाता ट्रिप्लेक्स, है ना। तो ये बाजू वाले के साथ ही है। यहाँ पर इसने क्या कहा है, एडजेसेंट कॉइल थ्रू कम्यूटेटर, मतलब जो उसके बाजू वाली ही है, तो वो कहाँ पर है, कम्यूटेटर का बाजू के सेगमेंट पर ही है। तो ये हुआ हमारा सिंप्लेक्स लैप वाइंडिंग। बहुत ही आसान है, बस हम लोग को ये सेगमेंट इसके याद रखना है, बाजू वाले के ही शुरुआती से जुड़ा हुआ है, तो वो हो जाता हमारा सिंप्लेक्स। अगर एक छोड़ के दूसरे पे रहा तो डुप्लेक्स, और एक छोड़ के अगर तीसरे पे रहा तो, और अगर 2 छोड़ के चौथे पे रहा, मतलब ये 2 छूट गए ना, तो ये हो जाएगा डायरेक्ट तीसरे पे, तो ये होगा हमारा ट्रिप्लेक्स वाइंडिंग। इस तरीके से इसके पॉइंटर पड़ते हैं। दूसरा एक यहाँ पर ये पॉइंट भी दिखाया है, वेव वाइंडिंग। वेव वाइंडिंग में क्या होता है, इस तरीके से वेव बनती है ना, जो अपनी वेव आती है ना, उस तरीके से कनेक्शन होता है। मतलब एक कॉइल दूसरे कॉइल के ऊपर लैप नहीं होती। इसके अंदर क्या होता है कि एक कॉइल दूसरे के ऊपर भी लैप होती है, इस वजह से हम इसको लैप वाइंडिंग कहते हैं। चलो उम्मीद करते हैं कि आपको ये सवाल समझ में आया हो, और अगर अभी तक आप हमारे साथ बने हुए तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 5, व्हाई कम्यूटेटर आर स्पार्किंग हेवीली। मतलब कम्यूटेटर के अंदर बहुत ही भारी मात्रा में स्पार्किंग हो रही है, उसका कारण क्या है, ये यहाँ पर पूछा गया है। कार्बन ब्रश हमने देखा है जो कम्यूटेटर के ऊपर कनेक्ट होते हैं, और वहां से हम डीसी मोटर को क्या होता है कि आर्मेचर को सप्लाई दिया जाता है ना। तो जब आर्मेचर का सप्लाई उसको दिया जाता है, तो आर्मेचर के अंदर भी कुछ मात्रा में इस तरीके से करंट प्रवाहित होता है, और वहां पर एक इस तरीके से उनके अंदर भी करंट प्रवाहित होता है। तो एक साइड में पॉजिटिव होता है और एक साइड में निगेटिव होता है, बरोबर। और बीच की जो साइड है जब वो चेंज होता है, मतलब यहाँ से कट करके जब इधर चेंज होगा उसका कम्यूटेटर सेगमेंट, तो यहाँ पर 0 हो जाता है। तो ये कम्यूटेटर के जो ब्रश है ये यहीं पर कनेक्ट होना चाहिए, जिसको हम बोलते हैं मैग्नेटिकली न्यूट्रल एक्सिस, बरोबर। तो ये यहाँ पर कनेक्ट होना चाहिए। अगर ये थोड़ा सा भी क्रॉस हो गया, समझो ये यहाँ पे कनेक्ट हो गया और ये ब्रश यहाँ पे कनेक्ट हो गया, अभी समझो हमने यहाँ पर निगेटिव सप्लाई दिया हुआ है, तो निगेटिव पॉजिटिव शॉर्ट होगा ना, बहुत ज्यादा मात्रा में वहाँ पर स्पार्किंग हम लोग को देखने को मिलेंगी। या फिर अगर हमने पॉजिटिव भी दिया तो वो पॉजिटिव और ये पॉजिटिव दोनों के अंदर भी प्रतिक्रिया होंगी, जिसके कारण हमको स्पार्किंग देखने को मिलेंगी। तो हम उसको इसको हम कैसे फिक्स कर सकते हैं, फिर इसको थोड़ा थोड़ा रोटेट करके हमको ऐसी जगह पे लाना है जहाँ पर ये मैग्नेटिकली न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर आ जाए। तो यहाँ से दोनों तरफ करंट बहुत ही आसान मात्रा में प्रभावित होगा और सुगमता से चलेगा। तो वहां पर ब्रश भी फिर बहुत ही कम मात्रा में स्पार्किंग करेगा, बहुत ही ना के बराबर। तो क्यों इतना ज्यादा ये स्पार्किंग करता है, इनकरेक्ट ब्रश पोजीशन, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर रहेगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 6, विच मेथड ऑफ स्पीड कंट्रोल गिव्स बिलो द रेटेड स्पीड इन डीसी सीरीज मोटर। इसमें यह पूछा है कि गति नियंत्रण का कौन सा तरीका डीसी श्रेणी मोटर में रेटेड गति के नीचे गति देता है। अभी डीसी सीरीज मोटर का पूछा है, और पूछा ये है कि जो रेटेड गति है, समझ लो 1500 आरपीएम है, तो इससे कम की गति हम कैसे नियंत्रित कर सकते हैं। मतलब अगर अपनों को 1400 आरपीएम चाहिए तो हम कैसे अचीव कर सकते हैं, है ना, वो इसके अंदर पूछा गया है। तो यहाँ पर क्या करते हैं, आर्मेचर के पैरेलल में एक प्रतिरोध जोड़ देते हैं जो हमारा डायवर्टर की तरह काम करता है ना। अभी हमने देखा होगा कोई रास्ते का काम चालू होता है तो उसके बाजू से एक रास्ता निकाल देते हैं, है ना, ताकि लोग उधर से भी जा सके। तो उसी तरीके से इसके भी बाजू में क्या करते हैं, एक डायवर्टर, एक प्रतिरोधक लगा देते हैं। अभी प्रतिरोधक का हम वैल्यू कम ज्यादा करके आर्मेचर के अंदर जाने वाला करंट जो है उसको हम नियंत्रित कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो आर्मेचर के अंदर करंट अगर कम जाएगा तो कम जाने से क्या होगा, इसका टार्क कम हो जाएगा, और टार्क सीधे किससे जुड़ा होता है, करंट के स्क्वायर से। और टार्क कम हुआ तो फिर इसके अंदर का जो गति है वो भी क्या हो जाएंगी, कम हो जाएंगी। तो
ऑप्शन सी आर्मेचर डाइवर्ट मेथड, ये हमारा राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 7, विच इंसुलेटिंग मटेरियल बिलोंग्स टू द क्लासिफिकेशन टू द क्लास बी इंसुलेशन, मतलब कौन सी इंसुलेशन की सामग्री है जो हमारे डीसी मोटर के अंदर यूज की जाती है, जो क्लास बी से संबंधित है या फिर क्लास बी के अंदर वो वर्गीकृत की जाती है। तो इनका जो क्लास है इंसुलेटिंग मटेरियल का, ये अलग अलग कारकों के ऊपर निर्धारित किया जाता है। जैसे अभी इसके अंदर जो है वो टेम्परेचर बेस के ऊपर बनाया गया है। जैसे अभी जो भी इंसुलेटिंग मटेरियल 90 डिग्री सेल्सियस तक चलेगा उसको वाई नाम दीजिए, बरोबर, ये वाई क्लास वाई में आ जाएंगे। और जो 105 डिग्री सेल्सियस तक मैक्सिमम टेम्परेचर सहन कर सकता है वो ए में आएगा, है ना। तो यहाँ पर क्या पूछा है, क्लास बी इंसुलेशन का पूछा है। तो क्लास बी के अंदर हमको यहाँ पर दिख रहा है ऑप्शन का ग्लास फाइबर, तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर रहेगा, जो 130 डिग्री सेल्सियस तक मैक्सिमम टेम्परेचर को सहन कर सकता है। और भी बोलते हैं इसके। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, विच इज द मोस्ट इफेक्टिव मेथड ऑफ बैलेंसिंग आर्मेचर, मतलब आर्मेचर को संतुलित करने की सबसे प्रभावी विधि कौन सी है। देखो आपने कभी कभी ऐसे आर्मेचर के ऊपर कुछ इसका मटेरियल निकला हुआ देखा होगा, या कहीं पर इस तरीके से कुछ अतिरिक्त मटेरियल लगा हुआ देखा होगा। तो ऐसा ये क्यों करते हैं, क्योंकि जब आर्मेचर की वाइंडिंग की जाती है और कोई एक साइड अगर लूज हो जाए या ज्यादा फिट हो जाए तो उसके वजन के अंदर फर्क आ सकता है, मतलब एक तरफ ज्यादा और एक तरफ कम। तो जब वो घूमेगा तो घूमते टाइम फिर बहुत ही अधिक मात्रा में वाइब्रेशन वो करेगा। तो उस वाइब्रेशन को बचने के लिए जब हम उसकी वाइंडिंग कर लेते हैं तो पहले इसका बैलेंसिंग टेस्ट होता है, बरोबर। तो इसके अंदर जो बैलेंसिंग टेस्ट सबसे कार्यरत है, सबसे कारीगर है, वो है हमारा डायनामिक बैलेंसिंग। इसके अंदर क्या करते हैं, 2 वाइब्रेटर लगाते हैं साइड में, 2 प्लेन भी लगाते हैं इस तरीके से पट्टियां लगाकर, एक फोटो सेंसर लगाते हैं। जब वो घूमता है तो उसके चारों तरफ का वो सेंस करते हैं कि कौन से साइड में वाइब्रेशन हो रही है, कंपन हो रही है, किधर टकरा है। उसके द्वारा वो उसको इस तरीके से, फिर अगर किसी तरफ उसका वजन कम हो गया है तो थोड़ा सा मात्रा में कुछ ना कुछ ऐड कर देते हैं इपॉक्सी वेट, तो वो फिर बैलेंसिंग हो जाता है। और अगर किसी तरफ ज्यादा हो गया तो थोड़ा सा उसका भाग जो है वो निकाल लेते हैं, बरोबर। इस तरीके से घूमते टाइम वो बिल्कुल बैलेंस में घूमता है, वाइब्रेशन नहीं करता है। तो यहाँ पर हमारे पास जो ऑप्शन है बी डायनामिक बैलेंसिंग, ये इसका राइट आंसर रहेगा। स्टैटिक बैलेंसिंग भी करते हैं लेकिन वो सिर्फ एक ही साइड में करते हैं तो थोड़ी उसकी सटीकता कम हो जाती है। और जो ऑप्शन ए और सी है ये बहुत ही पुराने हो गए और बहुत ही कम सटीक है, इस वजह से ये इनका इस्तेमाल अभी नहीं किया जा रहा है। तो ऑप्शन बी हमारा डायनामिक बैलेंसिंग ये राइट आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, व्हाई द न्यूली रिवाउंड आर्मेचर मस्ट बी प्रीहीटेड बिफोर वार्निशिंग, मतलब वार्निशिंग से पहले नए रिवाउंड आर्मेचर को गर्म क्यों किया जाना चाहिए, ये पूछा है। तो देखो जब आर्मेचर को हम वाइंडिंग कर लेते हैं तो अगर उसके अंदर कुछ मात्रा में नमी रह गई या कुछ थोड़ा बहुत मॉइस्चर वगैरह रह गया तो जब हम वार्निशिंग करेंगे तो वो उसके साथ ही पैक हो जाएगा, है ना। और वो नमी क्या करती है, उसके आसपास की जो गंदगी उसके साथ मिलकर एक कार्बन पैदा कर देती है, या फिर नमी के द्वारा जो उसकी अचालकता है उसको भी वो भंग कर सकती है, जिसके कारण शॉर्ट सर्किट भी हो सकता है। तो उसको वार्निशिंग करने से पहले हम क्या करते हैं, एक गर्म हवा के द्वारा हीट कर देते ताकि उसके अंदर की पूरी नमी निकल जाए बाहर। फिर उसके बाद हम उसको वार्निशिंग कर देते हैं और वार्निशिंग के द्वारा वो जो कंडक्टर है उनकी अचालकता भी बढ़ जाती है, प्लस कॉइल भी एक साथ इकट्ठा रहते हैं जिससे उनकी लाइफ इंक्रीज हो जाती है। तो वार्निशिंग से पहले हम क्या करते हैं, प्री हीट। और प्री हीट क्यों करते हैं, ड्राइव आउट द मॉइस्चर फ्रॉम इट, मतलब नमी को बाहर निकालने के लिए। तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10, विच स्पीड कंट्रोल मेथड ऑफ डीसी सीरीज मोटर इज यूज्ड फॉर इलेक्ट्रिक ट्रेन, मतलब इलेक्ट्रिक ट्रेन के अंदर डीसी सीरीज मोटर इस्तेमाल होती है तो उसके अंदर गति को नियंत्रित करने के लिए कौन सी विधि अपनाई जाती है, ये इसके अंदर पूछा गया है। तो उसके अंदर जो है हमारी जो सीरीज फील्ड वाइंडिंग होती है उसके ही पैरेलल में एक प्रतिरोधक लगा देते हैं जो हमारा डाइवर्टर का काम करता है। डाइवर्ट कर देना, मतलब करंट की जो दिशा है उसको दूसरे रास्ते से भी हम ले जा सकते हैं डाइवर्ट करके, बरोबर, उसको बोलते हैं हम डाइवर्टर। तो इसका रेजिस्टेंस कम ज्यादा करके, अगर इसका रेजिस्टेंस कम करेंगे तो इसका जो प्रतिरोधक वो इधर से ज्यादा पास होगा, है ना। अगर 2 रास्ते हैं, 2 में से जो सबसे अच्छा रास्ता है आप उधर से ज्यादा लोग जाएंगे और जिधर खराब रास्ता है उधर से लोग कम जाएंगे। तो उसी तरीके से इधर रेजिस्टेंस ज्यादा मिलेगा, इधर कम मिलेगा, ज्यादा करंट इधर जाएगा और इधर कम करंट जाएगा। और अब इधर कम करंट जाएगा तो इसके द्वारा फ्लक्स जो है वो कम पैदा होगा, बरोबर। और फ्लक्स जो होता है हमारा वो सीधा ही उल्टे अनुपात में है स्पीड के, एन मतलब स्पीड। तो अगर फ्लक्स कम हुआ तो स्पीड बढ़ेगी और अगर फ्लक्स बढ़ा तो स्पीड घटेगी। तो इसके अंदर हम क्या करते हैं, कॉइल के अंदर से जो फील्ड कॉइल है उसके अंदर से करंट की मात्रा को कम ज्यादा करके फ्लक्स को कम ज्यादा करते हैं और फ्लक्स की मात्रा कम ज्यादा होने की वजह से स्पीड भी कम ज्यादा होती है।
तो सीरीज मोटर के अंदर इस तरीके से स्पीड को कम ज़्यादा करने के लिए ऑप्शन ए फील्ड डाइवर्टर मेथड का इस्तेमाल करते हैं। चलो तो यहाँ पे हमारा पहला पार्ट खत्म हुआ। अगर आपको ये क्वेश्चन समझने में आसानी हुई होंगी तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगला जो पार्ट है वो भी इसी तरीके से 10 क्वेश्चन को हल करने की कोशिश जल्द से जल्द करें।